तो बहुत सारी कंट्रीज हैं जो बिटकॉइंस को भी एज अ करेंसी ट्रीट कर रही हैं, एज अ मनी ट्रीट कर रही हैं। कमर्शियल बैंक्स। अब टाइम डिपॉजिट क्या होता है? टाइम डिपॉजिट होता है फिक्स डिपॉजिट, एफडीज। ये जो मैं अब आईफोन 16 का एग्जांपल ले लीजिए, 16 प्रो का 1.5 लाख से ऊपर का अमाउंट जा रहा है। मनी मेजर्स द वैल्यू ऑफ द कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइस। तो अब हमारा जो मनी का फंक्शन आने जा रहा है, दैट इज स्टोर ऑफ वैल्यू। बहुत इंपॉर्टेंट डीमेरिट है, दैट इज लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अब लैक ऑफ कैसे? हायर द प्राइस, हायर द वैल्यू, लोअर द प्राइस, लोअर द वैल्यू। हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू दी हैपी एकेडमी। आई एम अमान सिद्दीकी और होस्ट एंड दोस्त। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मनी एंड बैंकिंग। और आपको पता है मनी एंड बैंकिंग आपको जो चैप्टर है, ठीक है, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है और ये भी 6 नंबर का चैप्टर है आपका, है ना। तो अगर आप अपनी बुक में जाकर देखोगे तो आपको यूनिट सेकंड जो दिखाई देगी वो आपको मनी एंड बैंकिंग दिखाई देगी। यानी पूरा चैप्टर आपका 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक मनी में और एक किसके अंदर, बैंकिंग के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं, चलो मनी के स्टार्ट करते हैं क्योंकि सीक्वेंस चलते हैं, मनी चलते हैं, ठीक है। अब मनी की अगर बात करें तो मनी पे आने से पहले भी हमें पता है क्या करना पड़ता है। मनी पे आने से पहले हमें बार्टर सिस्टम पढ़ना पड़ता है। और जैसे हम बार्टर सिस्टम की बात करते हैं, आजकल तो हम देखते हैं अपने रियल लाइफ में कि मैं सामान खरीदने जा रहा हूँ तो मैं नोट निकाल के देता हूँ, सामने वाला मेरे को सामान दे देता है। मेरे को सर्विसेज लेनी है, मैं मनी दूंगा, सामने वाला अपनी सर्विसेज मेरे को देगा, करेक्ट है। बट पुराने ज़माने में ऐसा नहीं होता था। पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा चीज़ें अलग थी। पुराने ज़माने में मनी की एग्जिस्टेंस ही नहीं थी, तो एक्सचेंज कैसे होता था। अब अगर हम बात करें इसकी, तो जनरली वहाँ पे बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम में आप क्या सोचते हो, बार्टर सिस्टम क्या है? बार्टर सिस्टम इज सिस्टम इन विच मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज कमोडिटी। यानी कमोडिटी के बदले कमोडिटी एक्सचेंज होती थी। रुको जरा मैं पहले सीट बेल्ट लगा लूँ, ठीक है। हाँ भाई, अब ठीक है, सेफ्टी कम्स फर्स्ट। अब अगर बात करी जाए बार्टर सिस्टम की, तो बार्टर सिस्टम इज सिस्टम इन विच मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज कमोडिटी। यानी सामान के बदले सामान एक्सचेंज करना, सर्विसेज के बदले सर्विसेज। तो फॉर एग्जांपल मान लो मैं गेहूं बनाता हूँ, मैं वीट प्रोड्यूसर हूँ और सामने वाला चावल बनाता है, तो मैं वीट प्रोड्यूस करके उसको दे दूंगा, वो चावल प्रोड्यूस करके मेरे को दे देगा। हमें पैसों की जरूरत ही नहीं पड़ी, मनी की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। तो ऐसे सिस्टम को बार्टर सिस्टम बोलते हैं, है ना। बट आजकल तो हमें देखने को ही नहीं मिलता, बहुत ही छोटे लेवल पे पहुंच गया है। आप छोटे लेवल पे जैसे पहुंच गए, फॉर एग्जाम्पल आप बहुत ही छोटे छोटे इलाकों में जाओगे तो भी वहां पे भी बार्टर सिस्टम होता दिखेगा आपको। आपने देखा होगा कि बहुत सारे एरियाज में ऐसे भी लोग सामान बेचने आते हैं जैसे उनके पास बर्तन होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, आपसे बोलेंगे घर में पुराने कपड़े हैं तो हमें दे दो और हमसे बर्तन ले लो। ऐसे भी चल रहा है आजकल। तो बहुत छोटे लेवल पे पहुंच गया है बार्टर सिस्टम, ठीक। बट ये बार्टर सिस्टम छोटे लेवल पे पहुंचा क्यों? क्या इसके पीछे रीजंस रहे कि बार्टर सिस्टम इतने छोटे लेवल पे पहुंच गया, खत्म हो गया और मनी का इवोल्यूशन हुआ? तो हमेशा जब भी कोई चीज खत्म होती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण रहते हैं, है ना, रीजंस रहते हैं। उसके अंदर कुछ कमियां होंगी कि वो खत्म होता चला गया। उन कमियों को बोलते हैं डीमेरिट्स ऑफ बार्टर सिस्टम, है ना। अब अगर डीमेरिट्स की बात करी जाए तो डीमेरिट्स ऑफ बार्टर सिस्टम में पहला डीमेरिट आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डीमेरिट है, दैट इज लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अब लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या है? लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब साइमल्टेनियस फुलफिलमेंट ऑफ म्यूचुअल वांट्स। दो लोगों की जरूरत का एक साथ पूरा हो जाना, इसी को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फुलफिलमेंट ऑफ म्यूचुअल वांट्स, डबल कोइंसिडेंस। अब ये तो हमेशा पॉसिबल नहीं है कि जो सामान मेरे पास है वो सामने वाले को चाहिए और जो सामने वाले के पास है वो मेरे को चाहिए। ऐसा हमेशा तो पॉसिबल रहेगा ही नहीं, है ना। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। हमें बार्टर सिस्टम के अंदर उस इंसान को ढूंढना पड़ता था बेटा, उस इंसान को ढूंढना पड़ता था जो हमारी जरूरतों को पूरा कर सके और हमारे पास भी वो कमोडिटी हो जो उसकी जरूरतों को पूरा करे। तो ये हमेशा पॉसिबल नहीं है। तो नीड्स एंड कमोडिटीज अवेलेबल विद 2% नॉट ऑलवेज मैच, करेक्ट है बात, है ना। तो पहली प्रॉब्लम देखो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। मनी के अंदर तो ये सब करना ही नहीं पड़ता। आपके पास पैसा हो, जाओ मार्केट के अंदर, पैसा दो, सामान लो। वहां ऐसा नहीं था, वहां ढूंढना पड़ेगा बंदा कौन के उसके पास सामान है जो मेरे को चाहिए और मेरे पास जो उसको चाहिए। कितनी डिफिकल्ट बात है, आप सोच के देखो इस बात को। तो पहला डीमेरिट लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। दूसरा डीमेरिट, बहुत बड़ा डीमेरिट, लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू। अब लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू क्या? बार्टर सिस्टम के अंदर हम कमोडिटीज की, सर्विसेज की वैल्यू को मेजर नहीं कर पाते थे। क्यों? बिकॉज देयर वाज नो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। आजकल तो हम सब चीजों को किस में मेजर करते हैं? मनी के टर्म्स में। जितने भी कमोडिटीज का प्राइस है वो किसके टर्म्स में मेजर होता है, बताओ जरा? मनी के टर्म्स में। बट पहले ऐसा नहीं होता था। बार्टर सिस्टम के टाइम हमारे पास कोई कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू ही नहीं था। अगर मेरे पास एक गाय है और वो गाय मैं किसी को दे रहा हूँ और उससे 1 बोरी वीट ले रहा हूँ, ठीक है, 1 सैक ऑफ वीट ले रहा हूँ, तो ये कोई कंपैरिजन ही नहीं है।
उन लोगों को अपनी चीजों की वैल्यू ही नहीं पता थी कि भाई जो एक गाय है वो 1 लाख की है और एक जो बोरी वीट है वो 2,000 रुपए का है। डिफरेंस ये कब पता चला? जब हमने उसको मनी में मेजर करा। तो पहले इस टाइप की ट्रांजेक्शन होती थी जहां पे लोगों को अपनी कमोडिटी की वैल्यू पता ही नहीं है, ठीक है। तो इलॉजिकल ट्रांजेक्शन भी होती थी, तो लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू। उसके बाद लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, तीसरा डीमेरिट। लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू क्या बोलता है कि बार्टर सिस्टम के अंदर हम कमोडिटी की वैल्यू को स्टोर नहीं कर पाते थे बिकॉज मोस्ट ऑफ द गुड्स वर पेरिशेबल इन नेचर। अब पेरिशेबल मतलब जो चीज खराब हो जाती है। मैंने आलू ले लिया किसी से, खराब हो जाएंगे 1 हफ्ते में। मैंने किसी से टमाटर ले लिए, खराब हो जाएंगे 1 हफ्ते में, है ना। पेरिशेबल गुड्स थे। बट मनी, मनी पेरिशेबल नहीं है। मनी को तो आप सालों सालों स्टोर करके रखो। लोग तो दीवार में गड़वा देते हैं, जिनके पास ब्लैक मनी होती है और निकालते हैं सालों सालों बाद, फिर भी पैसा निकलता है ना। तो मनी इज अ ड्यूरेबल मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बट अंडर बार्टर सिस्टम देयर वाज नो ड्यूरेबल मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मोस्ट ऑफ द गुड्स वर पेरिशेबल इन नेचर। ज्यादातर गुड्स क्या थे? पेरिशेबल थे। समझ में आ रही है बात? उसके बाद तो स्टोर ऑफ वैल्यू की प्रॉब्लम। उसके बाद आती है हमारी चौथी प्रॉब्लम। चौथी प्रॉब्लम पता है क्या? लैक ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। अब बार्टर सिस्टम के अंदर मेरे को जाना है दिल्ली, अब मैं कैसे जाऊं? सामान वहां पे एक्सचेंज करना है, तो मेरे को वीट एक्सचेंज करने, गेहूं एक्सचेंज करने, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? अपने साथ गेहूं को रख के ले जाना पड़ेगा वहां तक, है ना। कितनी प्रॉब्लम की बात है। और ऐसे अगर उसको वहां से यहाँ तक आना है एक्सचेंज करने, तो पूरा सामान रख के ले जाना पड़ेगा। तो हमें कैरी करना पड़ता था गुड्स को अपने साथ, एसेट्स को अपने साथ, एंड इट वाज वेरी कम्बरसम टू ट्रांसफर एसेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इट वाज नॉट इजी, ठीक है। बट मनी, मनी इज इजी टू कैरी। मैंने अपने जेब में रख के पैसे, जेब में रख के चला गया मैं। आजकल तो क्रेडिट कार्ड, पेटीएम, देखो मनी तो है ये, है ना। तो मनी के अंदर ट्रांसफर ऑफ वैल्यू इज वेरी इजी, ठीक है। लास्ट डीमेरिट, लास्ट जल्दी से समझ लो फिर। अब लास्ट डीमेरिट क्या है? लास्ट डीमेरिट है लैक ऑफ डेफर्ड पेमेंट। अब लैक ऑफ डेफर्ड पेमेंट क्या बोलता है? डेफर्ड पेमेंट मींस फ्यूचर पेमेंट ऑफ करंट ट्रांजैक्शन। आज ट्रांजैक्शन करी, उसकी पेमेंट हम कब करेंगे? फ्यूचर में। ये बार्टर सिस्टम के अंदर पॉसिबल नहीं था, ये मनी के अंदर ही तो है। लोन की ट्रांजैक्शन, मैंने सामान खरीद लिया, मैं बोल रहा हूँ पैसा मैं दूंगा 2 महीने बाद, मनी में पॉसिबल है, बार्टर सिस्टम के अंदर पॉसिबल नहीं है। बार्टर सिस्टम के अंदर एक्सचेंज ही होते थे कि मेरे को आज ही जरूरत है तभी तो मैं जा रहा हूँ सामान लेने। और गुड्स पेरिशेबल थे, 2 महीने बाद तक कैसे रखोगे आप उसको स्टोर करके? खराब हो जाएंगे, है ना। तो डेफर्ड पेमेंट पॉसिबल नहीं था। तो देयर वर 5 डीमेरिट्स, याद कर लीजिए आप लोग। पहला जल्दी से बताओ, पहला फर्स्ट लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, सेकंड लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, एंड लैक ऑफ डेफर्ड पेमेंट। तो ये था हमारा बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का टॉपिक आता है हमारा मनी। अब सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि मनी होता है क्या, मनी की डेफिनेशन देखनी पड़ेगी, है ना। तो मनी इज समथिंग और एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी कुछ भी है वो चीज़ जिसको हम सब लोगों ने मिलकर एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर लिया है। अब इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल हमने एक पीस ऑफ पेपर को अभी एज अ मनी एक्सेप्ट कर रखा है, तो वो मनी है। हमने कुछ मेटल्स को एक्सेप्ट कर रखा है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, वो मनी है। हम सब मिलकर जिस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, वो मनी बन जाता है। तो स्टार्टिंग से ऐसा नहीं रहा है कि पीस ऑफ पेपर मनी हो या जो मेटल्स हैं वो मनी हो। स्टार्टिंग में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें मनी रही हैं, तो मनी का इवोल्यूशन होता हुआ आया है। तो मनी कुछ भी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप पेटीएम से पेमेंट करते हो, अगर मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ पेटीएम से आपकी पेमेंट, तो पेटीएम भी मनी है। क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड भी मनी है। तो जहाँ पे मीडियम ऑफ एक्सचेंज पॉसिबल है और हम सब एक्सेप्ट कर रहे हैं उसके थ्रू पेमेंट, वो मनी बन जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल अभी क्रिप्टो, जैसे क्रिप्टो करेंसी आपने सुना होगा, तो क्रिप्टो बहुत जगह पे पेमेंट हम क्रिप्टो के थ्रू कर पा रहे हैं। तो जहाँ जहाँ पे हम क्रिप्टो के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, तो क्रिप्टो भी वहाँ मनी बन गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सेंट्रल अमेरिका की कंट्री जिसको हम बोलते हैं एल सैल्वाडोर। एल सैल्वाडोर जो कंट्री है उसने क्रिप्टो करेंसी को, बिटकॉइंस को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर लिया। तो वो क्या बन गया है? वो बन गया है हमारा मनी। तो बहुत सारी कंट्रीज हैं जो बिटकॉइंस को भी एज अ करेंसी ट्रीट कर रही हैं, एज अ मनी ट्रीट कर रही हैं, क्योंकि पीपल आर मेकिंग पेमेंट्स इन टर्म्स ऑफ बिटकॉइंस, दे आर एक्सेप्टिंग बिटकॉइंस, ठीक है, दे आर मेकिंग पेमेंट्स थ्रू बिटकॉइंस। तो बिटकॉइन हैज बिकम कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन एल सैल्वाडोर कंट्री है, सेंट्रल अमेरिका की, ठीक है। तो वहाँ पे क्या बन गया? वो मनी। तो मनी की डेफिनेशन क्या निकल के आ रही है? मनी इज समथिंग और एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक, पहले तो ये बात। अब दूसरी बात आती है कि मनी जब आया तो मनी ने बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम को क्या कर दिया? सॉल्व कर दिया। अब बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम क्या थी? मैंने आपको 5 गिनवाई थी। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू और लैक ऑफ डेफर्ड पेमेंट। तो ये 5 प्रॉब्लम को मनी ने सॉल्व कर दिया। अब मनी ने कैसे सॉल्व करा? मनी के कुछ फंक्शंस हैं, ठीक। मनी के वैसे तो 3 टाइप के फंक्शन है, बट सीबीएसई के अंदर आपको 2 टाइप के पढ़ने हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब अगर मैं प्राइमरी फंक्शंस की बात करूं तो प्राइमरी फंक्शंस के अंदर 2 फंक्शन आते हैं, दैट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू को यूनिट ऑफ अकाउंट भी बोला जाता है।
और सेकेंडरी फंक्शंस के अंदर आते हैं हमारे तीन फंक्शन, दैट इज स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू और डेफर्ड पेमेंट। ठीक है, तो अब एक एक करके हमें इन पांचों फंक्शंस को मनी के समझना है। तो फर्स्ट फंक्शन आ रहा है मनी का। मनी का फर्स्ट फंक्शन है हमारा दैट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मनी हैज बिकम अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दैट मनी हैव बिकम अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज? दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ मनी, दैट anyone can make payment in terms of money and exchange goods and services। इसका मतलब क्या है, आप मार्केट में कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज बेच सकते हो, खरीद सकते हो इन टर्म्स ऑफ मनी। तो मैं बोल सकता हूँ मनी एक क्या बनी है, कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बट बार्टर सिस्टम में तो ऐसा नहीं था ना। बार्टर सिस्टम में हमें क्या चाहिए था, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, साइमल्टेनियस फुलफिलमेंट ऑफ म्यूचुअल वांट्स। याद करो, है ना, हमें वही बंदा चाहिए होता, उसके पास वही गुड्स जो मेरे को चाहिए, मेरे पास वही गुड्स जो उसको चाहिए। बट मनी के अंदर ऐसा नहीं है, बिकॉज मनी इज अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मनी हैज सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम। Money, by becoming common medium of exchange, the lack of double coincidence of wants problem of barter system has been solved by the money। तो ये तो पहला फंक्शन हो गया। तो क्या, मनी हैज बिकम अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सब एक्सेप्ट करते हैं मनी को और गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज होते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। ये बात ठीक। दूसरा मेजर ऑफ वैल्यू। अब मनी क्या करता है, मनी कमोडिटी की वैल्यू मेजर करता है। बार्टर सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम थी लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू, हम कमोडिटी की वैल्यू को मेजर नहीं कर पाते। बट इन मनी, मनी मेजर्स द वैल्यू ऑफ द कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइस। अब जैसे कैसे, हायर द प्राइस हायर द वैल्यू, लोअर द प्राइस लोअर द वैल्यू। अब आईफोन 16 का एग्जांपल ले लीजिए, 16 प्रो का 1.5 लाख से ऊपर का अमाउंट जा रहा है। हायर द वैल्यू, कैसे पता चल रहा है वैल्यू ज़्यादा है, उसका प्राइस ज़्यादा है ना। तो जब प्राइस ज़्यादा हो रहा है कमोडिटी की वैल्यू, प्राइस कम तो कमोडिटी की वैल्यू कम। तो प्राइस मेजर करता है वैल्यू को। अब प्राइस किस में एक्सप्रेस होता है, मनी में। प्राइस इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। तो क्लियरली समझ में आ रहा है, मनी मेजर द वैल्यू ऑफ द कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइस, हायर द प्राइस हायर द वैल्यू, लोअर द प्राइस लोअर द वैल्यू। पहली बात। तो अगर देखा जाए मनी ने बार्टर सिस्टम की कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, मनी ने बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू। बिकॉज देयर वाज नो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू एंड गुड्स वर एक्सचेंज इन डिफरेंट टर्म्स। अलग अलग टर्म्स में एक्सचेंज होते थे। आज मेरे पास एक बोरी गेहूँ है, मैं राइस ले लूँगा, कल पल्सेस ले लूँगा, फिर वेजिटेबल्स। तो मेरे को एक बोरी गेहूँ का प्राइस ही नहीं पता चल रहा क्या है, वैल्यू ही नहीं पता चल रही है क्या, है ना। तो बार्टर सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, बट इसको क्वेश्चन सॉल्व कर दिया मनी ने, बिकॉज मनी हैज़ बिकम अ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू भी है। अब क्वेश्चन अगर आता है आपके सामने, एक्सप्लेन प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी। तो प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी को एक्सप्लेन करने के लिए आपको इन दोनों को लेना पड़ेगा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू को। ये दो फंक्शन एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। क्लियर है। अब जैसे ही हमारे पास प्राइमरी फंक्शन कवर अप होते हैं दोनों, तो उसके बाद हमारे पास तीन फंक्शन का सेट और बचता है। वो सेकेंडरी फंक्शन, दैट इज स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू और डेफर्ड पेमेंट। तो अब हमारा जो मनी का फंक्शन आने जा रहा है दैट इज स्टोर ऑफ वैल्यू। अब मनी क्या करती है, मनी कमोडिटी की वैल्यू को स्टोर कर लेती है। कैसे स्टोर करती है, बिकॉज मनी इज अ ड्यूरेबल मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी एक ड्यूरेबल मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। कैसे, मनी हैज अ स्टोरेज कैपेसिटी। मनी ड्यूरेबल है, मनी खराब नहीं होता, मनी इज नॉट पैरिशेबल। आप मनी को बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। एंड देयरफॉर मनी हैज स्टोरेज कैपेसिटी। बट ये बार्टर सिस्टम में नहीं था, बिकॉज मोस्ट ऑफ द गुड्स वर पैरिशेबल इन नेचर। ज़्यादातर गुड्स कहते हैं पैरिशेबल, खराब हो जाते थे। But money has this storage capacity. Money is a durable medium of exchange. Therefore, store of value is possible under monetary system. This is the function of money. Secondary functions पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद आता है मनी ट्रांसफर भी करता है वैल्यू को। मनी ट्रांसफर द वैल्यू ऑफ द कमोडिटी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बिकॉज मनी इज easy to carry. It can be carried. It can be moved from one place to another easily. Money is mobile in nature. Money has provided mobility and liquidity in the economy. मनी के आने से मोबिलिटी आ गई, लिक्विडिटी आ गई इकोनॉमी के अंदर। तो मनी के अंदर मूवमेंट है, मनी कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो कि बार्टर सिस्टम के अंदर नहीं था। बार्टर सिस्टम के अंदर एसेट को ही अपने साथ रखना पड़ता था हमें, है ना। और लास्ट फंक्शन, मनी हैज़ मेड द डेफर्ड पेमेंट पॉसिबल। याद करो डेफर्ड पेमेंट क्या था, डेफर्ड पेमेंट इज फ्यूचर पेमेंट ऑफ करंट ट्रांजेक्शन, है ना। तो बार्टर सिस्टम के अंदर इट वॉज नॉट पॉसिबल, बट मनी के अंदर फ्यूचर पेमेंट ऑफ करंट ट्रांजेक्शन इज पॉसिबल। आप सामान आज खरीदो, पेमेंट करो कल, पॉसिबल है मॉनेटरी सिस्टम के अंदर। तो मनी ने इकोनॉमी को कमर्शलाइज्ड कर दिया। मनी हैज़ कमर्शलाइज द इकोनॉमी। आज कल बिजनेस ट्रांजेक्शन ज़्यादा हो रही हैं, ठीक है, जब से मनी आई है, क्योंकि बिजनेस ट्रांजेक्शन के अंदर 90% ट्रांजेक्शन क्रेडिट, सेल और परचेज होती है। तो मनी हैज़ कमर्शलाइज द इकोनॉमी बिकॉज इट हैज़ मेड द डेफर्ड पेमेंट पॉसिबल। एंड दीज आर ऑल द फंक्शंस ऑफ मनी। एक बार मैं आपको रिकैपिचुलेट करा देता हूँ। पहला क्या है, मनी इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी इज़ अ मेजर ऑफ वैल्यू। उसके बाद मनी स्टोर्स द वैल्यू, ट्रांसफर्स द वैल्यू, एंड मनी एक्ट्स एज अ डेफर्ड पेमेंट। तो अब मैं जो टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ दैट इज सप्लाई ऑफ मनी। और सप्लाई ऑफ मनी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर मैं CBSE एग्जामिनेशन को कंसीडर करूँ। तो सप्लाई ऑफ मनी एक्चुअली है क्या, इट इज़ द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी अवेलेबल इन इकोनॉमी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम विच इज़ हेल्ड बाय द जनरल पब्लिक।
अब ये डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं इसको मैं ब्रेक डाउन करता हूँ। टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी, पैसा मनी, जो जनरल पब्लिक के पास है, जैसे जनरल पब्लिक पेमेंट करती है, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जिसको हम मेजर कर सकते हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इकोनॉमी के अंदर। अगर वो पैसा जो जनरल पब्लिक के पास है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मेजर किया जाता है तो उसको सप्लाई ऑफ मनी बोलते हैं। अब इसको मेजर कौन करता है? इसको मेजर ऑब्वियसली आरबीआई करती है। आरबीआई इज द इशूर ऑफ करेंसी इन द इकोनॉमी, तो आरबीआई सप्लाई ऑफ मनी को मेजर करती है। अच्छा, सप्लाई ऑफ मनी इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाती है तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, उनके पास ज़्यादा पैसा जाता है तो डिमांड बढ़ा देते हैं, इन्फ्लेशन आ जाती है। अगर उनसे हम पैसा ले लेते हैं तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है तो डिफ्लेशन आ जाती है। तो सप्लाई ऑफ मनी एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है डिमांड को बढ़ाने और घटाने के अंदर, इसलिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सप्लाई ऑफ मनी की अगर हम बात करें तो दोबारा मैं बताता हूँ, इट इज़ द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी अवेलेबल इन एन इकोनॉमी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम विच इज हेल्ड बाय द जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक के पास जो पैसा है, ठीक है, इसके अंदर मैं बैंक का पैसा इंक्लूड नहीं कर रहा, आपका ही पैसा इंक्लूड कर रहा हूँ। जो बैंक के पास आपके डिपॉजिट रखे हैं वो इसके अंदर आएंगे, मैं बैंक के पैसे की बात नहीं कर रहा, आपके पैसे की बात कर रहा हूँ। तो सप्लाई ऑफ मनी, दोबारा एक बार और देखो डेफिनेशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी अवेलेबल इन इकोनॉमी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम विच इज हेल्ड बाय द जनरल पब्लिक इन द कंट्री। करेक्ट। अब सप्लाई ऑफ मनी की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई ऑफ मनी। अब कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो कंपोनेंट्स के अंदर भी 4 कंपोनेंट्स हैं, बल्कि इसके फॉर्म्स ऑफ देख लो, फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ मनी M1, M2, M3 और M4। वैसे तो ये ओल्ड मेजर्स ऑफ सप्लाई ऑफ मनी, अब न्यू मेजर्स ऑफ सप्लाई ऑफ मनी भी आ गए हैं, बट आपको यही पढ़ने हैं M1, M2, M3 और M4। वैसे तो मैं आपको सिर्फ अभी M1 बताने वाला हूँ, ठीक है, M1 ढंग से समझना, उसके बाद M2, M3, M4 भी बता दूंगा, बट पहले आप M1 समझो। M1 क्या है? M1 इज द मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ मनी। अब ये है क्या M1? M1, M2, M3, M4 ये वो टाइप्स हैं सप्लाई ऑफ मनी के, वो फॉर्म्स हैं जिसके थ्रू आरबीआई कंट्री के अंदर सप्लाई ऑफ मनी को मेजर करता है। पहला जो है M1, वो ये बताता है कि इट इज़ द मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ मनी, बिल्कुल इक्विवेलेंट टू कैश, जो लोगों के पास पैसा पड़ा है। M1 इज इक्वल्स टू होता क्या? CC प्लस DD प्लस OD। CC मतलब करेंसी एंड कॉइन, DD मतलब डिमांड डिपॉजिट्स, OD अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, जो आरबीआई के पास अदर डिपॉजिट्स रखे हुए हैं। CC मतलब करेंसी एंड कॉइन, जो आपके पास कॉइन्स और नोट हैं वो। डिमांड डिपॉजिट वो पैसा जो आपका बैंक के पास रखा है बट ऑन डिमांड आप वहाँ से विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है OD। OD मतलब अदर डिपॉजिट, जो आपके अदर डिपॉजिट्स रखे हुए हैं आरबीआई के पास रखे हुए हैं, ठीक, ध्यान से सुनना, अदर डिपॉजिट्स किसके पास रखे हैं? आरबीआई के पास, बट वो आप ले सकते हो आरबीआई से और उसके थ्रू पेमेंट कर सकते हो। इट इज़ द मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ मनी। तो आपके माइंड में आ रहा होगा सर हम थोड़ी जाके आरबीआई के पास रख पाते, आप नहीं रख पाते, आप कॉमर्शियल बैंक के पास रख पाते हो। कॉमर्शियल बैंक उसमें से कुछ रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ LRR, जिसमें से SLR अपने पास रखता है और CRR किसके पास रखता है? आरबीआई के पास। तो वो अदर डिपॉजिट्स के अंदर हमारा आ जाता है, क्लियर है। तो M1 इज इक्वल्स टू CC प्लस DD प्लस OD। तो अब हमें पढ़ना है M2, M3, M4। अभी जैसे हमने M1 कवर करा था तो अब हम करेंगे M2, M3, M4। अब अगर बात करी जाए M2 की, तो M2 के अंदर पता है क्या आएगा? M2 के अंदर आएगा M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस के पास जो हम लोगों ने सेविंग डिपॉजिट रखवाए हैं वही आएंगे, ठीक। अब आप सोचोगे सर पोस्ट ऑफिस के पास भी सेविंग डिपॉजिट होते हैं, तो आंसर इज यस, पोस्ट ऑफिस भी एज अ बैंकिंग सिस्टम की तरह काम करता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा M3। M3 के अंदर M1 तो आएगा ही आएगा, ठीक है, M1 तो देखो चल ही रहा है। M2 के अंदर भी क्या था? M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। ऐसी M3 के अंदर M1 तो आएगा, साथ में प्लस करेंगे हम TD। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय TD? टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक्स। अब टाइम डिपॉजिट क्या होता है? टाइम डिपॉजिट होता है फिक्स डिपॉजिट, FDs। ये जो मैं अरेंज कर रहा हूँ M1, M2, M3, M4, ये ऑन दी बेसिस ऑफ लिक्विडिटी अरेंज कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा लिक्विड M1, उसके बाद M2, उसके बाद M3, उसके बाद M4, ये लिक्विडिटी की बेसिस पर हम अरेंज कर रहे हैं। तो M3 हो गया हमारा M1 प्लस TD, टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक। और लास्ट पता है क्या हमारा? M4। इसके अंदर M1 तो आएगा ही आएगा, प्लस पोस्ट ऑफिस के पास जितने भी डिपॉजिट्स हैं सारे आ जाएंगे, एक्सक्लूडिंग NSC। NSC हटा के, NSC क्या होता है? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये स्कीम्स होती हैं, बहुत लॉन्ग टर्म स्कीम्स होती हैं, इनको कंसिडर नहीं करते, है ना। तो M1, M3, M1, M2, M3, M4, M1 CC प्लस DD प्लस OD, M2 M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक्स, M3 M1 प्लस TD मतलब टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक्स, और हमारा M4 क्या है? M4 है हमारा लास्ट M1 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस एक्सक्लूडिंग NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। थैंक यू।